Hello everyone, welcome back to my channel. So welcome to my NORCET PYQ practice series. So today is the session 2 and in that we will discuss about the psychiatric questions that already asked in NORCET 9. Okay, so in the previous class मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो. ठीक है, सो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या है एंड कैसे है. ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला है कि व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल रिस्पॉन्स ऑफ द नर्स टू अ वाइफ who is still living with her abusive husband. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि हमें एक जो वाइफ है वो अपना अब्यूजिव हस्बैंड के साथ रहती है, तो व्हाट्स योर इनिशियल रिस्पॉन्स. सो अगेन मतलब दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम द थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए मोटिव कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी नॉन जजमेंटल. किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करना है, आपको एक सपोर्टिव एम्पैथिक वाला बिहेवियर शो करना है. सो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है. ठीक है ना, सपोर्टिव रहना है, एम्पैथिक रहना है, नॉन जजमेंटल नहीं होना. नॉन जजमेंटल हो गया और प्रेशराइज्ड करना. ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है. एंड वो हमें कैसे यूज करना है देखो करते हैं. यू मस्ट लीव योर हस्बैंड इमीडिएटली. सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप अपना जो आपका जो वो है, आपका जो व्हाट यू वांट टू डू, आप उस पर फोर्सफुली बोल रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, है ना. सो इट्स द राइट ऑफ हिज वाइफ कि उनको क्या करना है उन पे ही छोड़ दो, है ना. सो आपको जस्ट एक सपोर्टिव देना है, आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देने कि आपके पास ये ऑप्शंस है, बट आप किसी भी चीज के लिए फोर्सफुली इंसिस्ट नहीं कर सकते कि आपको यही करना है. एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यू मस्ट लीव योर हस्बैंड इमीडिएटली. आप उनको प्रेशराइज कर रहे हो, आप अपना जो आपका जो वो है आप उसको बोल रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए. सो इट इज बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है. बी है आई कैन हेल्प यू विद वुड यू लाइक द नंबर ऑफ अ क्राइसिस सेंटर और हॉटलाइन. तो यहाँ पे क्या एक सपोर्टिव नेचर आपका है, प्लस आप एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दे रहे हो कि आपके पास क्राइसिस सेंटर या फिर हॉटलाइन का नंबर मैं दे सकती हूँ. यू कैन कॉन्टेक्ट विद दीज पीपल एंड वो आपको सॉल्यूशंस देंगे. तो यहाँ पे आप एक काइंड ऑफ सपोर्टिव नेचर प्रोवाइड करें. सो यस इट कैन बी करेक्ट. सी पढ़ते हैं. हैव यू एवर फाइल्ड अ कंप्लेंट विथ योर फैमिली. अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप उस पे ऐसा फोर्सफुली पूछ रहे हो कि कभी आपने कंप्लेन किया है, कभी आपने ऐसा किया है. मतलब यहाँ पे भी क्या आप नॉन जजमेंटल हो रहे हैं ना, आपने कभी ऐसा कुछ किया है, आपको ऐसा करना चाहिए था, है ना. सो इट इज अगेन रॉन्ग. टी है व्हाई डू यू अलाउ योर सेल्फ टू बी ट्रीटेड दिस वे, है ना. सो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो अगेन कि आप मतलब अपने आप को क्यों इस सिचुएशन में हो, क्यों आप यहाँ से बाहर नहीं चले जाते हो. सो ये क्यों क्या कैसे आपको नहीं बताना, आपको सपोर्टिव नेचर प्रोवाइड करना है. सो इन ऑल 4 ऑप्शंस द बेस्ट आंसर इज बी. यहाँ पे आप एक सपोर्टिव नेचर आपका है, आपने उसको एक अल्टरनेटिव सिचुएशंस दिए हैं, अल्टरनेटिव रिसोर्सेज दिए हैं कि आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, आप ऐसे ऐसे कर सकते हो ना. सो आप ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हो. सो द बेस्ट आंसर इज बी. Right? Okay. Next question. A patient in psychiatric clinic says to the nurse, "You remind me of my mom. Which psychological concepts does this represent?" ठीक है. So यहाँ पे क्या है कि that nurse, you remind me of my mom. तो patient is telling that patient नर्स को बोल रही है, पेशेंट इज टेलिंग टू द नर्स दैट यू रिमाइंड मी ऑफ माई मॉम, है ना. सो व्हेनेवर पेशेंट अपना फीलिंग को एट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द नर्स, दैट इज द ट्रांसफरेंस. बट अगर नर्स पेशेंट की तरफ अपनी फीलिंग को एट्रीब्यूट करेगी, सो दैट इज द काउंटर ट्रांसफरेंस. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका आंसर सी होना है. बट ए क्या है, ए हमारा है रिग्रेशन. रिग्रेशन मतलब क्या होता है, फीलिंग बैक टू योर चाइल्डहुड बिहेवियर, है ना. जैसे कि सपोज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो. एक टाइम आता है कि आप बहुत थक जाते हो, लाइब्रेरी से घर आते हो एंड देन लेट सपोज आपके छोटे सिबलिंग्स है, वो खेल रहे हैं, आप उनके साथ खेलने लग जाते हो एंड हाफ एन आवर 1 आवर 2 आवर तक खेलते रहते हो. सो यू रिटर्न टू योर चाइल्डहुड बिहेवियर और लाइक समथिंग कि आप थोड़ा सा रिलैक्सिंग बिहेवियर में चले जाते हो ना. सो दैट इज द रिग्रेशन. बी है आइडेंटिफिकेशन. सो खुद को किसी और की तरह आइडेंटिफाई करना. लेट्स सपोज आपका कोई मेंटोर है, आपका कोई बहुत लाइक काइंड ऑफ कि हाँ एकदम बेस्ट है, वो बेस्ट स्टूडेंट थी, बेस्ट नर्स है या फिर बेस्ट लेक्चरर कोई भी है, तो आप अपने आप को उस तरीके से बनना चाहोगे. सो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन. सो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. ट्रांसफरेंस
इज द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, पेशेंट इन साइकेट्रिक क्लिनिक सेज टू द नर्स यू रिमाइंड मी ऑफ माई मॉम, सो दैट इज द ट्रांसफरेंस। डी इज डिपेंडेंसी, मतलब कि समथिंग डिपेंड हो जाना किसी और पे, फॉर एवरी डिसीजंस के लिए डिपेंड हो जाना, सो इट इज अगेन रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इसमें से भी बीपीडी से बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। सो बॉर्डर लाइन में मैंने क्या बताया था, डेट इज इमोशनली अनस्टेबल, है ना। सो इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होता है, सब कुछ बॉर्डर लाइन पे होता है, सब कुछ अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो फियर ऑफ रिजेक्शन एंड इंफीरियोरिटी, सो दैट इज द feature of avoidant personality disorder. So fear of rejection, है ना। So fear of rejection, and because of the fear of rejections वो क्या करेगा, socially withdraw कर लेगा, लोगों से बात नहीं करेगा, खुद को inferior feel करेगा, so that is the avoidant personality disorder के features है। B है perfectionism, workaholic tendency, so that is the feature of OCPD, that is obsessive कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से ऑफिस आना, सब कुछ एकदम ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए, एंड उसी को एकदम फुल फॉलो करेगा, सो दैट इज द OCPD। सो ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी है इमोशनली अनस्टेबल इम्पल्सिव, सो यस इमोशनली अनस्टेबल हो गया, इम्पल्सिविटी हो गया, फियर ऑफ अबंडनमेंट हो गया, अनस्टेबल रिलेशनशिप हो गया, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर हो गया, मूड स्विंग्स हो गया, सो दैट दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ borderline personality disorder. So this is the correct. D है social withdrawal and suspiciousness. So social withdrawal किसमें था, that is the schizoid personality. schizoid में क्या हो जाता है, वो इमोशनली कोल्ड हो जाता है, इमोशनली कोल्ड हो जाता है, किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं है उसको, है ना, कुछ भी अच्छा हो कुछ भी बुरा हो एकदम नॉर्मल रहेगा, इमोशनली कोल्ड रहेगा, सोशली विथड्रॉल रहेगा, सो दैट इज द सिजॉइड। एंड सस्पिशियसनेस कहाँ पे होता है, इन पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। सो ये भी गलत है, आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ओके। Moving to the next question, that is very very important. A patient arrived to the emergency 1 hour after substance use with hallucinations, agitations and an irritated nasal septum. Reported by his friend, which substance is most likely responsible? Very important. So this is the questions from the substance use disorder. Substance use disorder, ठीक है। So substance use मैंने बहुत ही well पढ़ाया आपको, like मतलब this all psychiatric topic I have taught you on my YouTube channel itself, and you can find in like psychiatric नर्सिंग, उसमें आपको सारे के सारे डिसऑर्डर A to Z लाइक फुल 100% आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला है कि बेसिकली क्या क्या पेशेंट को है, हेलुसिनेशंस है, एजिटेशंस है और इरिटेटेड नेजल सेप्टम है। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस थिंग्स के लिए। हम ए देखते हैं, हीरोइन। हीरोइन क्या है, हीरोइन हमारा है ओपियोइड्स, राइट। सो इट इज द मोस्ट कॉमन, ओपियोइड्स में से भी मोस्ट कॉमन जो सब्सटेंस यूज होता है, दैट इज द हीरोइन। एंड ओपियोइड्स सबको पता है क्या है, CNS, डिप्रेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सब कुछ क्या कर देगा, डिप्रेस कर देगा। तो इसमें आपको हेलुसिनेशन नहीं होगा, एजिटेशंस भी नहीं होगा, पेशेंट बेसिकली ड्रॉजी हो जाएगा, ठीक है। प्लस इरिटेटेड नेजल सेप्टम तो बिल्कुल नहीं होगा। सो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हीरोइन की टॉक्सिसिटी होती है तो हम एंटीडोट में क्या देंगे, एंटीडोट में हम देंगे IV नैलोक्सोन, ठीक है ना, IV नैलोक्सोन, ठीक है। कमिंग टू द बी, कोकेन। कोकेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्टिमुलेंट। सो कोकेन बेसिकली हम बाय स्नॉटिंग लेते हैं, ठीक है, या फिर स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं, जिसको फ्री बेसिंग बोलते हैं, और इसको IV या फिर सबक्यूटेनियस के थ्रू भी लेते हैं, बट मोस्टली हम इसको स्नॉट करते हैं, थ्रू नेजल के थ्रू स्नॉट करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द स्नॉटिंग, cocaine can lead to very very important feature, that is the irritated nasal septum, है ना, irritated और distorted nasal septum, very very important features. Plus it is hallucinogens, ये हमारा hallucinogens भी है। एंड बेसिकली कौन सा hallucinogens होता है, that is tactile hallucination होता है,
सो टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है जिसमें क्या बोलेगा पेशेंट, कोकेन बग्स बोलते हैं इसको हम, कि कुछ बग्स मेरे बॉडी पे चल रहा है, सो दैट इज नोन एज कोकेन बग्स, और ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज मगनान फिनोमेना। सो अगर आपके क्वेश्चंस में आता है कि मगनान फिनोमेना कौन से सब्सटेंस यूज में मिलता है, सो दैट इज द कोकेन, है ना, सो मगनान फिनोमेना, ठीक है। प्लस ये क्या करता है, डोपामीन रिसेप्टर्स और नॉर एपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, सो डोपामीन और नॉर एपिनेफ्रिन दोनों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सो बिकॉज ऑफ दैट यूफोरिया भी होगा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो लाइक इसमें आपको बीपी एकदम शूट करेगा, ट्रेमर होगा, है ना, सो बीपी, हेडेक हो गया, टकीकार्डिया हो गया, पैल्पिटेशंस हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स पेशेंट एजिटेटेड भी होगा, सो हेलुसिनेशंस भी हो रहा है, एजिटेशंस भी हो रहा है, एंड इरिटेटेड नेजल सेप्टम, सो दिस ऑल फीचर्स प्रेजेंट इन कोकेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीख देख लेते हैं एलएसडी के बारे में। एलएसडी क्या है, दैट इज द लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। सो एलएसडी बेसिकली क्या है, इट कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ हेलुसिनोजेंस, तो ये भी क्या है, हेलुसिनोजेंस है, पेशेंट को हेलुसिनेशन इसमें भी होता है, ठीक है, प्लस यूफोरिया भी होता है, प्लस बैड ट्रिप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैड ट्रिप इसमें देखने को मिलता है, सिनेस्थीसिया देखने को मिलेगा, पेशेंट बोलेगा कि व्हेन आई हियर दिस साउंड आई सी द म्यूजिक, है ना, सो दैट इज द सिनेस्थीसिया हो गया, ठीक है ना, सो दैट इज द फीचर दैट इज सीन इन एलएसडी। तो हेलुसिनोजेंस तो है बट इरिटेटेड नेजल सेप्टम इज नॉट प्रेजेंट इन एलएसडी, तो ये हमारा गलत हो गया। कमिंग टू द डी, दैट इज मैरिजुआना। सो मैरिजुआना जो है, सो मैरिजुआना ये जो है दैट कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ लाइक भांग, चारिस, जो आपने देखा है ना, कैनबिस के अंडर आता है, सो मैरिजुआना कम्स अंडर कैनबिस, कैनबिस सैटिवा जो प्लांट है उससे ये बनाया जाता है, ठीक है ना, सो कैनबिस के अंडर आता है। सो मैरिजुआना में वो सारी फीलिंग होगी जो भांग लेने के बाद होता है, तो आप होली याद करो, होली के दिन में लोग भांग लेते हैं तो कैसा फील होता है ना, तो यूफोरिया होता है, इट्स लाइक कि यू आर फ्लाइंग इन द एयर, है ना, सो ये वाली फीलिंग होगा, बहुत रिलैक्सिंग वाला फीलिंग होता है, ठीक है ना। सो चलो हेलुसिनेशन तो होता है बट एजिटेशन नहीं होता है, प्लस इरिटेटेड नेजल सेप्टम भी आपको मैरिजुआना में देखने को नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया कोकेन, दैट इज द कोकेन, दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली समझ में आया होगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कोकेन, ठीक है, ओके। Moving to the next questions, that is, a nurse find herself feeling overly protective and emotionally invested in a young female patient. So nurse फीमेल पेशेंट्स में ओवरली प्रोटेक्टिव और इमोशनली इन्वेस्टेड फील कर रही है, रिकवरिंग फ्रॉम द सेल्फ हार्म। शी बिगिन स्पेंडिंग एक्स्ट्रा टाइम विद द पेशेंट एंड फील्स पर्सनली हर्ट व्हेन द पेशेंट resists the care. The nurse later realized the patient reminds her of her younger sister. Which psychological concepts does this scenario illustrate? So it is very simple. It is B. आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्रांसफरेंस जब होता जब पेशेंट नर्स की तरफ फीलिंग एट्रीब्यूट करता, बट अगर नर्स पेशेंट की तरफ कर रहा है सो दैट इज द काउंटर ट्रांसफरेंस। प्रोजेक्शन इज डिफरेंट, एम्पैथी इज डिफरेंट, ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ 38-year-old female client with a history of chronic paranoid schizophrenia is attending a mental health clinic weekly for medication evaluation. Of course she has to come. She is taking haloperidol 5 mg twice daily and lorazepam 1 mg once daily. During a recent visit, she tells the nurse, I can't stay still at night, I toss and turn and can't fall asleep. The nurse suspects she may be experiencing akathisia, akinesia, dystonia, opisthotonus. Very nice questions. So इसमें बेसिकली आपको क्या बोला है कि स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट ऑफ कोर्स हम कौन सा ड्रग देंगे, एंटी साइकोटिक ड्रग देंगे, यू नो वेरी वेल। सो एंटी साइकोटिक है, हेलोपेरिडोल क्या है, एंटी साइकोटिक है, दिस इज द टिपिकल एंटी साइकोटिक ड्रग। सबसे ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलता है। सो यू नो वेरी वेल एंटी साइकोटिक ड्रग टिपिकल होता है, एटिपिकल होता है। टिपिकल में आपको मोर एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है एंड हेलोपेरिडोल में सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। सो शी इज टेकिंग हेलोपेरिडोल, सो ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होगा। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स मैंने आपको कैसे याद कराया था, दैट इज एडेप्ट।
दैट इज एडेप्ट में क्या है, एक्यूट डिस्टोनिया, एक्यूट डिस्टोनिया। ए मतलब एकथीजिया, पी मतलब पार्किंसोनिज्म, एंड टी मतलब टार्डिव डिस्काइनेसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया। सो यू नो एक्यूट डिस्टोनिया जब पेशेंट स्टार्ट करता है एंटीसाइकोटिक ड्रग, सो विद इन मिनट्स टू आवर्स में ये जो साइड इफेक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं। सो दैट इज द डिस्टोनिया, दैट इज द सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। सो दैट इज द डिस्टोनिया, क्या होगा, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें लाइक पेशेंट को लाइक ऑक्यूलोगायरिक क्राइसिस होगा, और ट्रिस्मस हो गया, टॉर्टिकोलिस हो गया। सो ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। एंड इसके लिए जब इस साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए हम क्या पेशेंट को देते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं, दैट इज बेंजोट्रोपिन देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा नहीं है। यहाँ पे पेशेंट क्या बोल रहा है कि आई कांट stay still at night, I toss and turn and can't fall asleep, so it is not the acute dystonia. So हमारा dystonia गलत हो गया, ठीक है। सेकेंड हमारा है एकथीजिया। सो एकथीजिया क्या है, एकथीजिया इज द सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस, सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस। तो पेशेंट क्या बोलेगा, आई कांट फील रेस्ट, है ना। सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस, सो पेशेंट लाइक मूविंग हियर एंड देयर, कांट फॉल asleep and like toss and turn, so that is the साइड that is the sign of akathisia, है ना। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये हमारा साइन किसका है, akathisia का है। एंड दिस akathisia साइड इफेक्ट्स कैन डेवलप आफ्टर लाइक डेज और वीक के बाद ये डेवलप होता है। एंड टू मैनेज दिस साइड इफेक्ट हम पेशेंट को क्या देते हैं, हम पेशेंट को देते हैं बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स, या फिर हम लोराज़ेपम देते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई पेशेंट को लोराज़ेपम भी दिया जा रहा है। स्टिल ये जो एकथीजिया है वो मैनेज नहीं हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज द एकथीजिया। पार्किंसोनिज्म में पेशेंट को क्या होगा, पार्किंसोनिज्म में पेशेंट को रिजिडिटी होगा, है ना। सो ट्रेमर होगा, रिजिडिटी होगा, डिस्काइनेसिया होगा, डिस्काइनेसिया होगा, है ना। सारे पार्किंसन वाले सिम्टम्स होगा। सो ट्रेमर, रिजिडिटी, डिस्काइनेसिया, सो दैट इज द डिस्काइनेसिया, स्लोइंग ऑफ द मूवमेंट, ठीक है ना। डिस्काइनेसिया और एकाइनेसिया, सो दैट इज द पार्किंसन वाले सिम्टम्स होंगे, ठीक है। सो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डी है ओपोस्थीटोनस। ओपोस्थीटोनस क्या होता है, दैट इज द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, बैक, ट्रंक, सो दैट इज द ओपोस्थीटोनस। तो दैट आल्सो कम अंडर डिस्टोनिया वाले सिम्टम्स में आ सकते हैं। सो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या होता है, सो दैट इज द एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ माउथ, लिप, है ना। सो लाइक लिप स्मैकिंग, टंग प्रोट्रूजन, ऐसे वाला सिम्टम्स होगा। इसको हम रैबिट सिंड्रोम भी बोलते हैं, रैबिट सिंड्रोम। सो दैट इज द टार्डिव डिस्काइनेसिया। सो यहाँ पे पेशेंट क्या बोल रहा है कि आई कांट स्टे स्टिल एट नाइट, आई टॉस एंड टर्न एंड कांट फॉल asleep, दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ एकथीजिया। सो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा है ए, ठीक है, वेरी सिंपल। Coming to the next question, a psychiatric patient is discharged with phenelazine. Phenelazine क्या है, that is the monoamine oxidase inhibitor. So monoamine oxidase inhibitor में हमारा phenelazine है, एंड सेकेंड हमारा है isocarboxazide, ठीक है। The nursing officer instruct him about the dietary modifications. Which of the following is the most appropriate intervention? You know, whenever patient is taking monoamine oxidase inhibitors, that is phenelazine और isocarboxazide, हमें पेशेंट को क्या बोलना है कि टायरामाइन रिच फूड क्या करना है, अवॉइड करना है। टायरामिन रिच फूड शुड अवॉइड। क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि इफ पेशेंट इज टेकिंग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर प्लस अगर टायरामिन रिच फूड लिया तो दोनों मिलके क्या हो सकता है, दैट कैन लीड्स टू हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तो पेशेंट को एकदम हाइपरटेंशन होगा, पैल्पिटेशंस होगा, चेस्ट टाइटनेस होगा, स्वेटिंग होगा, हेडेक होगा, है ना। सो ये सारे सिम्टम्स डेवलप होगा। सो वी हैव टू एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग अवॉइडिंग ऑफ ऑल टायरामिन रिच फूड। तो कौन कौन से फूड है, जैसे कि एज्ड चीज हो गया, फर्मेंटेड फूड्स हो गया, स्मोक और क्योर्ड मीट्स हो गया, पिकल, सोया सॉस, बियर, रेड वाइन, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो ये सारे फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। सो अब हम ऑप्शंस पढ़े। ऑप्शंस में क्या बोला उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। ए, टू अवॉइड, इट्स नॉट थायमिन, इट्स टायरामाइन।
tyramine rich foods. B, take the medicine with milk and water. C, take the medicine on empty stomach and none of the above. तो आंसर क्या होगा? A is the correct answer. It is very simple question, सबको पता होगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का होता है silly mistakes, and it is not a silly mistake, it is the blunder mistake. So you have to keep attention for that word, not, include, exclude, yes, है ना, ये सारे words का। So not included in Snyder's first rank symptom of schizophrenia. Very very important. So like positive symptoms, negative symptoms, Snyder symptoms, है ना। So Snyder first rank symptoms में basically हमारे पास 11 symptoms है ना। सो स्नाइडर ने क्या बोला था कि टोटल 11 सिम्टम्स होते हैं ऑफ स्किजोफ्रेनिया का, ठीक है ना। सो इसमें उन्होंने बोला कि कौन से इंक्लूडेड नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से इंक्लूडेड है। तो उसको आपको बहुत इजी निमोनिक से याद करना है, दैट इज कि टोटल 11 सिम्टम्स होते हैं। टोटल 11 में से जो 3 जो है वो थॉट से होते हैं, जो 3 सिम्टम्स जो होते हैं वो थॉट से होते हैं, जैसे कि थॉट इंसर्शन, thought broadcast and thought withdrawal. So thought insertion, thought broadcast and thought withdrawal. So 3 हमारे symptoms हमारे कहाँ से हो गया? थॉट से हो गया। 3 symptoms जो है वो पैसिविटी से होता है, जिसको हम delusion control भी बोलते हैं, delusion of control, ठीक है। So 3 symptoms is from passivity और delusion of control. So that is made volition और made affect and made impulse, ठीक है। सो मेड इम्पल्स, मेड अफेक्ट। सो ये हमारे 3 सिम्टम्स हो गए। तो 3 और 3 6 9 हो गया। 3 सिम्टम्स हमारा होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन से। तो 3 6 9। सो ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होगा? वॉइस आर्गुइंग और डिस्कसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको लगेगा कि जो वॉइस आर्गुइंग और डिस्कसिंग, वॉइस गिविंग रनिंग कमेंट्री और लाइक कमांडिंग, and voice saying thoughts aloud, that is thought echo. So that is the 3 symptoms from the auditory hallucination. 3 6 9। 1 होता है delusion perception, जिसको हम प्राइमरी delusion भी बोलते हैं। 11th हमारा है somatic passivity. So ये टोटल हमारे पास 11 सिम्टम्स होता है ऑफ स्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। तो उन्होंने बोला कौन से इंक्लूड नहीं है? डिल्यूजनल परसेप्शन, यस इट इज इंक्लूडेड, डिल्यूजनल परसेप्शन और प्राइमरी डिल्यूजन। कमांड हेलुसिनेशन, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, लाइक वॉइस गिविंग रनिंग कमेंट्री और कमांडिंग, सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। वॉइसेस कमांडिंग भी इंक्लूडेड है। एंड विजुअल हेलुसिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड, है ना, आपको दिख रहा है ना। Visual hallucination is not included, so the correct answer is D. Understood? Okay. Coming to the next question, it is what best describe conduct disorder in children and adolescents? A mood disorder seen in childhood. B, a repetitive and persistent pattern of violating rules, norms and rights of others. C, a type of anxiety disorder. And D, a communication disorder. And I want from you people, please give the answer of that question in the comment box and I will see कि आपको कितना आता है। Okay, so till now आपको how much you are able to recall the answers, so that I want to assess. So please give the answer of that question in the comment box. So till that time stay focused, लगे रहो, चमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो।